ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है स्टडी विथ ब्रजेश। आज हम अरस्तु का जो हमारा पार्ट 2 है, हम संविधानों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में ये देखा कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने किस तरह किया है। 158 संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया और अपना संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आज हम देखेंगे कि जो वर्गीकरण तो प्रस्तुत किया कि संविधान कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो बातें बताई, लेकिन इसका एक चक्रीय सिद्धांत बताता है। साथ में एक चक्र, एक ऋतु की तरह चक्र बताता है। तो वो देखते हैं कि ये ऋतु की तरह परिवर्तन किस तरह करता है। क्या करता है? ऋतु की तरह परिवर्तन। जैसे ऋतुएं बदलती है, इसी तरह संविधान समय के साथ बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो तंत्र है या जो संविधान है वो है राजतंत्र। क्या है? राजतंत्र। सबसे पहले राजतंत्र आता है। उस राजतंत्र के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है निरंकुश तंत्र। कौन सा आता है? निरंकुश तंत्र। देखिए, जैसे मौसम बदलता है इसी तरह वो राजतंत्र उसके बाद किसको लेके आ रहा है? निरंकुश तंत्र को लेके आ रहा है। और निरंकुश तंत्र के बाद कौन सा संविधान आता है? निरंकुश तंत्र के बाद अरस्तु के अनुसार संविधान आता है आपका, वो आता है कुलीन तंत्र। कौन सा आता है? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र आता है। और कुलीन तंत्र के बाद अरस्तु कौन से संविधान को लेके आता है? वो कहता है कि कुलीन तंत्र के बाद आता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र आता है, धनवानों का शासन। और धनिक तंत्र के बाद जो संविधान आता है वो आता है प्रजातंत्र। कौन सा आता है? प्रजातंत्र आता है। और प्रजातंत्र के बाद आता है भीड़ तंत्र। कौन सा? भीड़ तंत्र। और भीड़ तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। यह एक चक्र है। ये क्या है? एक चक्र है। संविधानों का वर्गीकरण का चक्रीय सिद्धांत है। सबसे पहले राजतंत्र व्यवस्था स्थापित होती है, राजतंत्र संविधान स्थापित होता है। उसके बाद निरंकुश तंत्र स्थापित होता है। उसके बाद कुलीन तंत्र स्थापित होता है। उसके बाद धनिक तंत्र स्थापित होता है। धनिक तंत्र के बाद हम प्रजातंत्र को देखते हैं। प्रजातंत्र स्थापित होता है और उसके बाद भीड़ तंत्र स्थापित होता है और उसके बाद पुनः राजतंत्र आ जाता है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। और इस चक्र ये ऋतु की तरह परिवर्तित होता है, लेकिन ऋतुएं बहुत जल्दी परिवर्तित होती है, महीने 2 महीने में परिवर्तित होती है, लेकिन इसमें समय लगता है। इसे ही हमने क्या कहा है? संविधानों के वर्गीकरण का चक्रीय सिद्धांत क्या कहा है? क्या कहा है? संविधानों के वर्गीकरण का चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत क्योंकि एक चक्र की तरह घूमता है। पूरा पूरा क्या? एक चक्र की तरह घूमता है। इस आधार पर वो एक एक संविधानों की विशेषताएं बताता है और संविधानों में क्यों परिवर्तन होता है। राजतंत्र के बाद क्यों निरंकुश तंत्र आता है, निरंकुश तंत्र के बाद क्यों कुलीन तंत्र आता है और कुलीन तंत्र के बाद क्यों धनिक तंत्र आता है, इसके बारे में भी हमें बताता है। तो हम एक एक सिद्धांत, एक एक संविधानों को पढ़ेंगे। तो हम संविधानों को अगर एक एक पढ़ते हैं तो पहला संविधान आता है हमारा राजतंत्र। पहला कौन सा आता है? राजतंत्र आता है। देखिए, एक एक संविधान की विशेषताएं देखेंगे और पढ़ेंगे। राजतंत्र, राजतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे हम। राजतंत्र के अंतर्गत बेटा एक व्यक्ति का शासन होता है। कितने व्यक्ति का शासन होता है? एक व्यक्ति का शासन। तो पहली विशेषता हो गई एक व्यक्ति का शासन। एक व्यक्ति शासन करता है। वह व्यक्ति किन गुणों से युक्त होता है? सद्गुणों से युक्त होता है।
किनसे होता है? सद्गुणों से युक्त होता है। प्रजापालक होता है, उसके अंदर कौन से गुण होते हैं? प्रजापालन के, प्रजापालक। चरित्रवान होता है, कौन सा होता है? चरित्रवान होता है। तो सद्गुण होता है, प्रजापालक होता है, चरित्रवान होता है। ये गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? राजा के अंदर पाए जाते हैं। और ये राजा हमेशा अपना जो भी कार्य करता है, इसके जो भी कार्य हैं वो जनता के हित के होते हैं, प्रजा के हित के होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बेटा, इसका उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण, जनता का कल्याण। इसका उद्देश्य जनता का कल्याण होता है। इसे ही हम कहते हैं राजतंत्र। यह पूरी राजतंत्र की व्यवस्था है जिसके अंदर एक व्यक्ति का शासन होता है। संख्या के आधार पर कितने व्यक्ति का शासन होता है? एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का शासन होता है। और उस शासन करने वाले व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं और उसका उद्देश्य होता है जनता का कल्याण। इसे ही कहते हैं हम राजतंत्र। सर्वप्रथम यह स्थापित होता है, सर्वप्रथम क्या स्थापित होता है? राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित होती है, राजतंत्र संविधान स्थापित होता है। इसके बाद जो संविधान स्थापित होता है वह होता है निरंकुश तंत्र। हमने देखा ना, जब चक्रीय सिद्धांत देखा उसके दूसरे नंबर का हमने जो संविधान का वर्गीकरण देखा चक्रीय व्यवस्था में, वो होता है निरंकुश तंत्र। कौन सा होता है? निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र होता है। निरंकुश तंत्र के अंदर भी क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है। कितने व्यक्ति शासन करते हैं? संख्या कितनी है? एक ही व्यक्ति की है, एक ही व्यक्ति का शासन। एक ही व्यक्ति का शासन होता है। और दूसरी इसकी जो विशेषता है वो यह है कि जो ये व्यक्ति है इसके अंदर वो गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है जो राजतंत्र में एक व्यक्ति के शासन में थे, राजा के अंदर थे। इसका जो राजा है, क्योंकि राजा ही होगा, एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र कहलाता है। और उसका बिगड़ा रूप ही निरंकुश तंत्र है। इसमें वह व्यक्ति क्या हो जाता है? धन लोलुप हो जाता है। क्या हो जाता है? धन लोलुप। क्या हो जाता है? धन लोलुप हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। प्रजापालन में 30 नंबर उसकी विशेषता देखें हम। प्रजापालन में कोई रुचि नहीं, प्रजापालन में कोई रुचि नहीं है उस व्यक्ति की। इसके अलावा हम इसकी ओर देखें तो चरित्रहीन होता है, चरित्रहीन होता है। क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति तो अपनी जनता उसके लिए सर्वस्व होती है, जनता उसके लिए क्या होती है? सर्वस्व होती है। लेकिन ये चरित्रहीन होता है क्योंकि इसके लिए जनता सर्वस्व नहीं है, इसके लिए खुद सर्वस्व है। तो इस आधार पर कौन सा तंत्र कहलाया? वो निरंकुश तंत्र। निरंकुश शब्द से ही हमें पता चलता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई क्या नहीं हो? अंकुश नहीं, जिसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जिस पर किसी की नहीं चलती है, सिर्फ उस एक व्यक्ति की ही चलती है, एक व्यक्ति की ही चलती है। उस एक व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है, इसके अलावा कोई सर्वे सर्वा नहीं है। सर्वोच्चता एक ही व्यक्ति में निवास करती है, वो कहलाता है आपका निरंकुश तंत्र कहलाता है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा बेटा, आपने मुसोलिनी का नाम सुना होगा। वो हिटलर मुसोलिनी किस तंत्र के समर्थक रहे हैं? निरंकुश तंत्र के समर्थक रहे हैं। वो ये चाहता है
वो ये चाहते हैं कि जनता है वो सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करे। उसके द्वारा बोला गया एक शब्द भी कानून होता है। एक शब्द भी क्या होता है? कानून होता है। इसको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, इसको किसी की सलाह नहीं चाहिए, इसका खुद का ही अपना कानून होता है। ये किसी की सलाह पर कार्य नहीं करता है, वो कहलाता है आपका निरंकुश तंत्र। समझ में आया बेटा? इसके बाद जो तंत्र आता है वो आता है कुलीन तंत्र। और ये जो बेटा जो संविधान हो रहे हैं ये बदल क्यों रहे हैं? ये क्रांतियों के कारण बदल रहे हैं। क्रांतियां होती है, क्रांतियों के कारण बदल रही है संविधान। ये संविधान क्यों बदल रहे हैं? क्रांतियों के कारण बदल रहे हैं। समय समय पर जो क्रांति होती है उसके कारण ये संविधान चेंज हो रहे हैं। देखिए कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के अंदर जो संख्या के आधार पर कितने से थोड़े से व्यक्तियों का शासन होता है, थोड़े से व्यक्तियों का शासन होता है। किसका शासन होता है? थोड़े से व्यक्तियों का शासन होता है, अधिक लोग नहीं होते हैं। वो कहलाता है कुलीन तंत्र। वो कहलाता है कुलीन तंत्र। जो थोड़े से व्यक्तियों का शासन होता है, अधिक व्यक्तियों का शासन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा ये थोड़े से जो व्यक्तियों का शासन होता है वो कहलाता है कुलीन तंत्र। अब देखिए ये थोड़े से व्यक्तियों में क्या गुण होने चाहिए? इन व्यक्तियों के अंदर गुण होते हैं सद्भाव के। सद्भाव के गुण होते हैं प्रजा कल्याण, प्रजा कल्याण के गुण होते हैं इनके अंदर, सद्भाव के गुण होते हैं। ये किसके गुण? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि प्रजा का कल्याण हो। प्रजा पालक होते हैं ये लोग। इनके लिए सब कुछ क्या है? अपनी जनता की सेवा करना। यह कुछ कुलीन लोगों के द्वारा स्थापित एक संविधान है जिसमें कुछ कुलीन लोग शासन कार्य को संभालते हैं और वो अपनी आपसी सहयोग से पूरी शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो वो कहलाता है कुलीन तंत्र। लेकिन जब ये कुलीन तंत्र धीरे धीरे धन लोलुप हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थ के कारण ये स्वार्थ सिद्धि में लगकर जनता का खून चूसना बेटा शुरू कर देते हैं, तो यह व्यवस्था को भी बदलना पड़ता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, तो यह व्यवस्था बदल जाती है। कुलीन तंत्र क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्योंकि ये क्या होने लग गया? धीरे धीरे धन लोलुप होने लग गए, खून चूसना शुरू कर दिया। तो ये कुलीन तंत्र है, ये संविधान बदलकर कौन सा संविधान में तब्दील हो जाता है? ये तब्दील हो जाता है धनिक तंत्र। जो चक्रीय सिद्धांत का अगला संविधान कौन सा है? धनिक तंत्र। जो कुलीन लोग हैं वो क्या बदल गए? धनिक तंत्र में बदल गए। ये क्या हो गए? धन इकट्ठे करने वाले लोग हो गए। धन इकट्ठे करने वाले लोग हो गए। इनका पूरा का पूरा काम क्या है? धन इकट्ठा करना। केवल धन चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। केवल धन को ही ये ज्यादा महत्व देते हैं। निरंकुशता की तरह हो गए ये लोगों को, ये मिलकर एक साथ जनता को लूटने लगे। ये कहलाया आपका धनिक तंत्र। आखिरकार इस धनिक तंत्र से जनता क्या हो जाती है? त्रस्त हो जाती है। हाहाकार मच जाता है सभी जगह। और इस हाहाकार की वजह से क्या होता है? इस हाहाकार की वजह से जनता क्रांति कर देती है बेटा। क्रांति का मतलब होता है जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करना ही क्या है? क्रांति है। तख्ता पलट करना ही क्रांति है। किसी जो चलती हुई व्यवस्था है उसको बदलना ही क्रांति कहलाती है। क्रांति के हम प्रकार पढ़ेंगे बाद में, उसमें देखेंगे। तो धनिक तंत्र बन जाता है और लोग क्या कर देते हैं? इसमें भी कितने लोगों का शासन होता है? थोड़े से लोगों का।
थोड़े से लोगों का शासन होता है। संख्या के आधार पर थोड़े से लोगों का शासन होता है, थोड़े से लोगों का शासन होता है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका धनिक तंत्र के बाद स्थापित होता है प्रजातंत्र। आज ये लंबी चलेगी थोड़ी क्लास, आपको लेना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट और चलेगी, तो ध्यान देना। तो प्रजातंत्र में क्या होता है बेटा कि समस्त जो शक्ति है, शासन संचालन कौन करता है? शासन संचालन संख्या के आधार पर संपूर्ण प्रजा करती है, संपूर्ण प्रजा करती है। शासन का संचालन कौन करता है? संपूर्ण प्रजा करती है, या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। देखिए यहां तो शासन संचालन में बेटा वो संपूर्ण जनता के द्वारा किया जाता है या उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अब इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की सेवा का कार्य करते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो भी क्या होता है? सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करना इनका उद्देश्य होता है। ये भी जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं बेटा। अब ये जनता की सेवा के लिए जो ये कार्य करते हैं तो वहां प्रजातंत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रतिनिधि हैं ये भी बदल जाते हैं, धन इकट्ठा करने लगते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, जनता की बात को नहीं मानते हैं, या फिर जनता भी खुद भ्रष्टाचारी हो जाती है, ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो भ्रष्ट हो। आज हम देखते हैं हमारे प्रजातंत्र में कौन कौन से लोग चुन के जा रहे हैं जिनके पास हत्या के आरोप है, बलात्कार के आरोप जिनके ऊपर लगे हुए हैं, ये लोग हमारे प्रतिनिधि बने हुए हैं। तो आज प्रजातंत्र की स्थिति बदल कर कैसी हो रही है? भीड़ तंत्र की हो रही है। तो प्रजातंत्र के बाद एक नया संविधान स्थापित होता है चक्रीय व्यवस्था के अनुसार, वो होता है कौन सा? प्रजातंत्र की जगह भीड़ तंत्र। कौन सा होता है बेटा? भीड़ तंत्र। इसमें भी शासन व्यवस्था किसके हाथ में है? वही लोग, जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। या तो जनता के हाथ में या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में शासन व्यवस्था होती है, और ये जनता की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, और एक भीड़ की तरह हम इन्हें लोग वोट देते हैं। किसी एक बात को ध्यान में रख के वोट दे देते हैं, ये नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है, तो वहां भीड़ तंत्र स्थापित होता है। इस तरह एक पूरा चक्रीय सिद्धांत अरस्तु बताता है कि पहले क्या आया? राजतंत्र आया। क्या आया? राजतंत्र आया। उसके बाद फिर निरंकुश तंत्र आया। कौन सा आया? निरंकुश तंत्र। याद हो गया होगा, अब तो रट गया होगा, उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए। क्या आया? निरंकुश तंत्र आया। और निरंकुश तंत्र के बाद क्या आया? कुलीन तंत्र आया। कौन सा आया? कुलीन तंत्र। और फिर इस कुलीन तंत्र के बाद धनिक तंत्र आता है। धनिक तंत्र आता है, और इसके बाद फिर स्थापित होता है प्रजातंत्र, और इसके बाद भीड़ तंत्र। और जब ये भीड़ तंत्र से लोग परेशान हो जाएंगे तो फिर एक व्यक्ति राजतंत्र स्थापित करता है। ये चक्र चलता रहता है। इसे ही कहते हैं हम अरस्तु का चक्रीय सिद्धांत। इसे ही हम क्या कहते हैं? अरस्तु का चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। और साथ में यही है अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण। यही है अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण। चलो हम आगे संविधानों के वर्गीकरण क्या करते हैं? आलोचनाएं करते हैं। आलोचना क्या क्या है इसकी, हम आलोचना करते हैं, एक एक आलोचना देखेंगे। वो आलोचना क्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहले जो इसने आप ही सोच सकते हो, जो संविधानों का वर्गीकरण दिया है। क्या दिया है? संविधानों का वर्गीकरण दिया है। वर्गीकरण
वो सही मायने में क्या है? सरकारों का वर्गीकरण है। क्या है? सरकारों का वर्गीकरण है। ये संविधानों का वर्गीकरण नहीं है भाई। संविधान तो कानून होते हैं, ये कानूनों का वर्गीकरण थोड़ी है। संविधान के अंदर तो कानूनों के एक लिखित रूप होता है या अलिखित रूप होता है, लेकिन ये सरकारों के प्रकार हैं। लेकिन ये भूलवश उसे संविधानों का नाम देता है और उसे संविधानों का वर्गीकरण बताता है। एक आलोचना नंबर 1 अच्छे समझ में आ गई, क्योंकि राजतंत्र है ये तो शासन का प्रकार है बेटा। निरंकुश तंत्र है जो हिटलर मुसोलिनी ने किया, ये शासन का प्रकार है। प्रजातंत्र ये शासन का प्रकार है, न कि संविधान। प्रजातंत्र कोई संविधान है नहीं। संविधान तो लोगों के द्वारा बनाए गए कानून है, वो संविधान के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसकी आलोचना दूसरे आधार पर करते हैं तो दूसरे आधार पर हम आलोचना क्या करेंगे कि वर्तमान समय में उचित नहीं। देखिए, वर्तमान समय के हिसाब से ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये संविधानों का वर्गीकरण नहीं है, ये शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें। और वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है कि एक इस तरह का चक्र चले। ये चक्र संभव नहीं है। आज हम प्रजातंत्र में है, पुनः राजतंत्र की तरफ नहीं जा सकते। किसी भी तरह कोई राजा पैदा नहीं हो सकता कि हम पे अधिकार कर ले, क्योंकि उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो छोटे छोटे नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, वहां ये संभव हो सकता था। लेकिन आज राष्ट्र राज्य है। कौन से हैं आज? राष्ट्र राज्य हैं। आज बड़े राज्य हैं, वहां पर यह संभव नहीं है। तो हम दूसरे आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं कि वर्तमान समय में यह उचित नहीं है। तीसरा, किस आधार पर हम इसका आलोचना कर सकते हैं? तो तीसरा जो वो है कि इनका जो चक्र है वो चक्र उचित नहीं है। चक्र उचित नहीं। जो इसने चक्रीय व्यवस्था बताई वो उचित नहीं है। ये क्या कहता है कि राजतंत्र के बाद सीधा कौन सा तंत्र आता है? निरंकुश तंत्र आता है। निरंकुश तंत्र के बाद कौन सा तंत्र आता है? कुलीन तंत्र आता है। लेकिन ये संभव नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि सीधा राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र आ गया। सीधा राजतंत्र के बाद क्या आ गया? प्रजातंत्र आ गया। ना निरंकुश तंत्र आया, ना धनिक तंत्र आया। तो ये चक्रीय व्यवस्था संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि चक्रीय व्यवस्था है वो उचित है। किसी भी तरह उचित हम इसे कह नहीं सकते। चक्रीय व्यवस्था को हम किसी भी तरह उचित नहीं कह सकते। इसके अलावा इन्होंने जो और भी बात बताई है वो क्या बताई है कि जैसे हम बात करते हैं भूटान की, श्रीलंका की, भारत की, तो यहाँ पर राजतंत्र के बीच में जो ये निरंकुश तंत्र वगैरह की जो व्यवस्थाएं आएंगी वो व्यवस्थाएं नहीं आएंगी। हमारे यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं आई है। तो ये चक्रीय जो सिद्धांत है वो किसी भी तरह उचित नहीं है। इसके अलावा हम अन्य इसकी आलोचना कर सकते हैं। प्रजातंत्र, यह प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं देता है। आज की सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है और यह प्रजातंत्र को क्या नहीं है? उचित स्थान नहीं देता है। यह प्रजातंत्र को उचित नहीं मानता है। यह स्थान किसको देता है? सर्वाधिक उचित स्थान। यह सर्वाधिक उचित स्थान देता है राजतंत्र को। किसको? राजतंत्र को। यह सर्वाधिक उचित किसे मानता है? राजतंत्र को मानता है। राजतंत्र को यह सर्वाधिक उचित मानता है, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। तो इस आधार पर भी हम इसका क्या कर सकते हैं? हम आलोचना, इस आधार पर भी इसकी आलोचना ही कर सकते हैं। ये सभी आलोचनाएं इसके संविधान के वर्गीकरण की है। आपका यह टॉपिक लगभग पूरा हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे अरस्तु के साथ किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।